दोस्तों, कैंडिड टॉक्स के करंट अफेयर सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इशाकी साहब आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े सवाल पर। अगर बीजेपी बिहार चुनाव में जीत जाती है या फिर बिहार चुनाव में हार जाती है तो मुल्क के सियासी हालात क्या होंगे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इशाकी साहब, बिहार चुनाव को लेकर मुल्क भर में बड़ी चर्चा हो रही है कि जब 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर एक बड़ा असर डालेगा। क्या वाकई में ये देश की सियासी हालात को बदलेगा? एक्चुअली बिहार इलेक्शंस के ऊपर सारी मुल्क की नज़र लगी हुई है, क्योंकि ख़ास करके बिहार इलेक्शंस पे इस बार उतना ज़्यादा सा लोगों का नज़र कंसंट्रेट करने के लिए, सबकी तवज्जो उस तरफ रहने के लिए वजह यह है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की हुकूमत है, यानी बीजेपी की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो चल रही है वो दो बैसाखियों पे चल रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। अगर इन दोनों में से कोई भी हटे तो उनकी हुकूमत जो है डगमगा जाती है। तो इसी सिलसिले में ख़ास करके सब लोग अगर बिहार में फिर से अगर एनडीए की जो अलायंस ग्रुप है वहाँ की बिहार की, अगर वो जीत गई तो मुल्क के हालात किस तरह होंगे, सियासी हालत किस तरह होंगे, इस बात को लेकर भी है। अगर वहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप की जो एनडीए हार जाती तो जब उसी सूरत हाल में मुल्क का सियासी हालत किस तरह होगा, कौन सी मोड़ लेगा, क्या है, बल्कि इसके ऊपर बहुत सा बड़ा दो पहलुओं को लेकर भी जो है बहुत ज़ोरदार चर्चा चल रही है। आप हर जगह गुफ्तगू हो रही जो भी है, तो इट्स अ डिस्कशन पॉइंट, मेन डिस्कशन पॉइंट लगा हुआ है। इसके दो पहलू पे भी अपन गौर कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर अफील-ओ-वक़्त के हालात देखा गया तो अब एनडीए की उसमें जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड के बेस को लेके ही अब बिहार में हुकूमत बनी हुई है बीजेपी की। तो अब बीजेपी की फिर वही सेम नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में दो तीन पार्टियां जो भी है सब मिलके अब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये इलेक्शन का जो मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि भाई बीजेपी की रवैया को लेकर नीतीश कुमार खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसका जीता जागता सबूत है कल यानी इतवार के दिन जो पटना में रोड शो हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उस शो में जो है नीतीश कुमार पार्टिसिपेट नहीं करें, जबकि बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस शो का तरह जो है वहाँ पे ऐलान किया गया है। तो सब लोग देख रहे थे कि भाई नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही गाड़ी पे होंगे, लोगों को अपील करेंगे कि भाई फिर एक बार हम लोगों को चांस दो, हम बिहार को जो है तरक्की के राह पे लेके जाएंगे बल्कि। लेकिन कल अचानक से उस पर वहाँ से नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो गया है। तो इसे लेकर भी अभी ऑलरेडी बिहार के लोगों में इसके बारे में भी जो है चर्चा हो रही है मेनली। तो इसकी वजह एक तरफ से जेडीयू बता रही कि भाई नीतीश कुमार साहब मसरूफ़ थे दूसरे मीटिंगों में, तो इसी से वजह से जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रोड शो के ऊपर टाइम नहीं दे सके। जबकि उस रोड शो में जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है लल्लन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। इसको इतनी बात की बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एकजुट है बल्कि। लेकिन जो हालत दिख रही है कि वो ये इस बात को क्लियर कटली ज़ाहिर कर रही है कि नीतीश कुमार का ग्रुप जो भी है जेडीयू का, जो उसका स्ट्रांग ग्रुप है जेडीयू में, जो नीतीश कुमार के साथ में चलता है, और नीतीश कुमार के समर्थक जो भी है वो लोग जो है बीजेपी के रवैये को लेके खुश नहीं है। क्यों है? क्योंकि अभी तक बीजेपी ये ऐलान नहीं करी कि भाई अब फिर हम अगर इक़्तिदार में आ गए तो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। मगर अभी तक वो अनाउंस करने में जो है तकरार रही, क्यों डिले कर रही, ये इस बात को लेकर ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर बीजेपी आई तो डेफिनेटली इस बार जो है नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको अपोजिशन भी जोर दे रही है और लोगों में भी एक तरीका सा जो है थोड़ा सा गुमान पैदा हो गया कि भाई नहीं, ये बार तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे।
तो ये है इसी सूरत। अगर यही पॉइंट पे लेकर अगर देखा गया तो कल बीजेपी हार गई, यानी एनडीए हुकूमत हार गई, तो ऐसे सूरत में अगर डेफिनेटली नीतीश कुमार कौन सा रुख लेंगे कि वो सेंट्रल में एनडीए हुकूमत के साथ में होंगे या अपना समर्थन वापस लेंगे। अपने 12 एमपीओं को लेके अगर बाहर निकल गए तो डेफिनेटली एनडीए गवर्नमेंट जो है थोड़ा कश्मकश में हो जाएंगे, उसका हालत डोलड्रम्स में आ जाएंगी, वहाँ पे इनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाएंगी। यानी इमीडिएट गवर्नमेंट तो गिरती नहीं, जबकि कि अभी तो फिलौखत के नंबरों के आंकड़ों से देखा गया जो भी है नंबर है तो 293 एमपीस है जो एनडीए में, जिसमें से 16 चंद्रबाबू नायडू, 12 जो है नीतीश कुमार, 240 जो है बीजेपी है, बाकी दिगर पार्टियां हैं 1 2 4 5 जो भी है सब मिलके, चिराग पासवान की पार्टी है, ये नंबर आखिर के पूरे सब मिला के, तो इसमें से 12 सीट कम हो गए तो सिर्फ 9 सीट के मेजॉरिटी पे बीजेपी की हुकूमत यानी एनडीए की हुकूमत सेंटर पे टिकी हुई रहती है। तो ये इस बात को भी लेके एक है। अगर इसी तरह से अगर दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ पे एनडीए जीत गई बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनाए, तो भी जब उन्होंने समर्थन वापस लेने की चांसेस बहुत कुछ रहते। तो इसे लेके ये बात को लेके जो आजकल वहाँ पे खास करके सोशल मीडिया पे, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं है, सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली आप जैसा पता इंडिपेंडेंट मीडिया में इस बात को लेके बहुत कुछ चर्चा है। ये सब कुछ भी नंबर गेम है एक्चुअली। ये नंबर गेम है क्या? 293 सीट्स पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत फिलौखत सेंट्रल में कायम है, यानी एनडीए की हुकूमत, नरेंद्र मोदी इस लीडरशिप में एनडीए की हुकूमत है वहाँ पे। तो जिसमें से 240 सीट्स बीजेपी के हैं और 16 सीट तेलुगु देशम पार्टी के, 12 सीट जो है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के हैं। दीगर के बाकी के जो भी सीट्स हैं वो पूरे दीगर पार्टियों के हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो भी पार्टीज है ये सब मिला के 234 सीट्स हैं वहाँ पे, 234 सीट्स। और न्यूट्रल मेंबर्स का नंबर है 16, मतलब ना वो ये 16 मेंबर्स ना एनडीए में है ना इंडिया ब्लॉक में है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीस 4 हैं, ओके, और इंडिपेंडेंट्स 7 है। बाकी के जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके और एक, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल, ये अपना ऑल इंडिया हैदराबाद के एमपी है, ऑल इंडिया एमआईएम के, और आज़ाद समाज पार्टी और वॉइस ऑफ द पीपल वीपीपी पार्टी के एक एमपी है। यानी ये सब मिला के 16 सीट्स है इसमें से। तो ये एक सीट, अगर इसमें से अब ये जो 7 एमपीस हैं इसमें 2 एमपीस जो है, 7 जो इंडिपेंडेंट एमपीस हैं, इसमें से 2 एमपीस, एक कश्मीर के बारामुल्ला से और एक लद्दाख से, ये 2 एमपीस है ये जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कल अगर बीजेपी की गवर्नमेंट कोई इनो हटने से, जेडीयू हटने से और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स होके उसमें भी जो इंडिपेंडेंट्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी हुकूमत को, अगर उसमें से कुछ हेर फेर हुआ तो ये 7 एमपीस जो न्यूट्रल फिलौखत है इसमें 2 लोगों को, मुसलमान को छोड़े तो 5 एमपीस का भी रोल कल इम्पॉर्टेंट होगा। उसी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का 4 एमपीस का भी अहमियत बढ़ जाएंगी कि वो लोगों को भी बारगेनिंग पावर मिल जाता है। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी अपने 12 सीट्स को ले गए तो चंद्रबाबू नायडू क्या कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को लेकर दिख के आ रही है। अगर नीतीश बाबू चले गए तो चंद्रबाबू क्या करेंगे? इस सवाल को लेके भी दिल्ली में और ख़ास करके दिल्ली में जो पॉलिटिकल सर्कल्स है उस पर भी बहुत कुछ ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है आजकल, जिसके बारे में भी कहीं सोशल मीडिया में, इंडिपेंडेंट मीडिया में जिक्र हो रही है कि भाई अगर चंद्रबाबू नायडू भी कुछ हेर फेर करने की
चांसेस रहते क्या बोल के, ऐसे चांसेस तो इनकार तो नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि कब किस तरह से गेम खेलना है। उन्होंने लास्ट टाइम 1996-97 जब वाजपेयी की गवर्नमेंट दूसरी बार बनी गई, उसके बारे में भी उन्होंने जो है की रोल प्ले करे थे। तो वैसे अगर चांस मिला तो चंद्रबाबू नायडू डेफिनेटली जो है वहाँ पे सेंटर में अपना गेम खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलौकत भी एक क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि भाई चंद दिनों से ये बताया जा रहा है कि तेलुगु देशम सर्कल्स में भी चंद्रबाबू नायडू भी अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर के रवैये को लेके चंद दिनों से नाखुश है उन्होंने। और उनको भी कुछ स्कोर्स, यानी लोकल पॉलिटिक्स में वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को लेके भी कुछ स्कोर सेटल करने का है, तो वो साथ नहीं दे रही बीजेपी हुकूमत, तो ख़ास करके जगन मोहन रेड्डी के बारे में। तो इस सिलसिले इस चीज़ों को भी लेके चंद्रबाबू नायडू भी कुछ हरकत कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस तो इन रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि भाई चंद्रबाबू नायडू भी अगर ऐसी सूरत हाल में उन्होंने भी कुछ एक स्टेप उठाने की चांसेस रहते, तो ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों भी कुछ हरकत करने की सूरत में मोदी की हुकूमत जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बिहार इलेक्शन के बारे में। अगर एनडीए हारने की सूरत में और अगर एनडीए जीत के नीतीश बाबू को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने की सूरत में, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में जो है 100% होने की चांसेस है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकते। अगर आइंदा चल के कुछ भी नहीं हुआ तो हलचल तो ज़रूर होगा दिल्ली में। जी, अभी आपने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश की, तो वो उनके जो सीट्स है उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं चांस ले सकती है क्या? हाँ, तो वाईएसआर गवर्नमेंट का एक चांस ये है कि भाई कल अगर मोदी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, उसको उस फ्लोर ऑफ द हाउस में प्रूव कर लेने की नौबत आ गई, तो डेफिनेटली एक एमपी का भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा और हार्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगी कि भाई इंडिपेंडेंट एमपीस हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीस है 4, तो इंडिपेंडेंट्स है 7, उसमें 2 मुस्लिम एमपीस को निकाल दिए तो 4 + 5 9 हो गए। अगर वो ये 9 लोगों को सेफ साइड बीजेपी हुकूमत अंदर लेना चाह रही, तो डेफिनेटली एस जगन मोहन रेड्डी अपना गेम सामने रखेंगे। यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी, मैं कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देता हूँ बोल के ऐसा कुछ नहीं बोले, मगर ये तो बताए कि भाई इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे सब कुछ। लेकिन आज जो आंध्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई सेंटर में, तो पार्टी के तरफ भी पार्टी के तरफ से भी, यहाँ भी कट कर लो, पार्टी के तरफ से भी जगन मोहन रेड्डी के ऊपर प्रेशर बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत हर एक लीडर को, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर को एक एक करके जेल भेज रही वहाँ पे। तो ऐसे सूरत हाल में वो लोगों को अपने लीडरशिप को बचा लेना है, अपने कारकुनों को यानी एक्टिविस्ट को बचा लेना है, तो डेफिनेटली सेंटर के साथ जगन मोहन रेड्डी को बारगेन करना पड़ता। तो ऐसे अगर कोई चांस वहाँ पे मिल गई, ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई वहाँ पे, तो वैसे सिचुएशन को मैं समझता हूँ कि कोई भी एक विजडम है, सो एक क्लेवर पॉलिटिशियन कभी भी नहीं हाथ से नहीं जाने देगा। वो डेफिनेटली उन्होंने भी अपने कार्ड्स फेंकेंगे वहाँ पे, क्योंकि 4 एमपी बहुत मायने रखते। एक ही एमपी जब की ज़रूरत पे ही गवर्नमेंट टिक सकती, तो डेफिनेटली 4 एमपीओं को लेके बीजेपी के साथ अच्छा बार्गेन कर सकते। लेकिन यहाँ मसला ये पैदा होता कि भाई 16 एमपीज़ को रह के जब चंद्रबाबू नायडू हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा उतना जितना आप जो डिमांड कर रहे हैं वह नहीं दे सकते, मगर वी विल गिव यू प्रोटेक्शन। हम उनको कुछ ना कुछ बोल सकते, ये तो तयखून तो ले सकते कि भाई एटलीस्ट अरेस्ट वगैरह रोकने के वास्ते, उनके ऊपर जो प्रेशर गिर रहा वो करने के वास्ते, उस करने की चांसेस है। या नहीं तो अगर चंद्रबाबू नायडू पे खुद दबाव डालना चाह रहे हैं जगन मोहन रेड्डी, तो सीधा जाके कैबिनेट में बैठ जाएंगे वहाँ पे एक मिनिस्ट्री लेके। तो जब कुछ नहीं कर सकता चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि दोनों भी अलायंस पार्टनर्स है सेंटर में, तो
हो सकते हैं स्टेट लेवल पे अलग अलग है, मगर सेंटर पे तो एक मिल के जुट होकर काम कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं पॉलिटिशियन के ज़बान को दोधारी तलवार रहता, वो दो तरफ भी बात कर सकता, तो ये भी चांस ले सकता है ना। दिस इज अ चांस, तो अपन इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कहें कि भाई बिहार के इलेक्शन के बाद में तो हम एक अच्छी सी एक क्या बोलते हैं एक थ्रिलर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्रिलर देखने के चांसेस तो मुल्क की आवाम को मिलेंगे या तो। शाही साहब, आम आदमी पार्टी के 3 एमपीज हैं। अब ये इंडिया ब्लॉक में गिने जाएंगे या इंडिपेंडेंट गिने जाएंगे? अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी के 3 एमपीज का रुझान किस तरफ होगा? आम आदमी पार्टी के पास 3 सीट्स हैं, उसको फिलौकत जो है इंडिया ब्लॉक में गिनती कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक अगर कल नीतीश कुमार अपने एमपीज को लेके बाहर निकल के आ गए तो इमीडिएटली इंडिया ब्लॉक तो क्लेम नहीं कर सकती कि भाई, क्योंकि उनके 234 प्लस अगर 12 के 12 भी आ गए तो भी निकाले तो और उनको 16 सीट्स की कमी रहती वहाँ पे। तो 16 आना बोले तो पूरे चंद्रबाबू नायडू भी आके उनके साथ शामिल होना है। इसमें अगर 3 भी सीट आम आदमी के पार्टी को मिल के रहे तो 234 है। मगर आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का दिल्ली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल के एक्चुअली कंटेस्ट करने का प्लान करे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट मिनट में दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा हो गए। इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करे थे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी हार गई थी। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ गई और अब बिहार इलेक्शन में भी इंडिया ब्लॉक से मिलके कंटेस्ट नहीं कर रही, खुद अपना कंटेस्ट चल रहा आम आदमी पार्टी का। ऐसे सूरत हाल में डेफिनेटली वो आम आदमी पार्टी के 3 एमपीओं का भी की रोल होगा कि वो लोग अब उन्होंने तो दीवार पर बैठे हुए जैसा ही हैं, अगर उन्होंने किस तरफ कूदते उसको लेके ये है। और इंडिया ब्लॉक का भी खास करके चंद्रबाबू नायडू आने के बाद में भी, अगर चंद्रबाबू नायडू अभी तो नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू आने की सूरत हाल में थिंग्स किस तरीके से टर्न लेंगे, इसका ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। चंद्रबाबू नायडू आते या नहीं आते एक सवाल है, अगर आए तो क्या होगा वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। और ख़ास करके मेनली ये जो जेडीयू के जो 12 एमपीज हैं ना, ये 12 के 12 आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ में, इसको लेके भी एक सवाल है। क्योंकि जो लल्लन सिंह बोले तो राजीव रंजन सिंह इलियास लल्लन सिंह जो अभी फिलौकत अपने यूनियन कैबिनेट में पंचायत राज मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है आजकल बीजेपी से बहुत क्लोज नज़र आ रहे हैं, उन्होंने एक है। और संजय झा नाम के और एक एमपी है, वो जो नेशनल सेक्रेटरी है जेडीयू के, उन्होंने भी बीजेपी के करीब है बोल रहे। अगर वो लोग 1-2 एमपीज़ को कुछ लेके भी निकल गए बाहर, और मिनिस्ट्री है उनको वहाँ पे, अब संजय झा को भी कुछ देने वाले बोल के ऐसा सुनने में आ रहा। ऐसे सूरत हाल में अगर 4-5 एमपी रहे, बाकी के एमपी से उन्होंने निकल गए तो इमीडिएटली बीजेपी को कुछ आने का नुकसान नहीं है। बीजेपी यानी अभी तक तो गारंटी तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ पे जेडीयू में जो पाटना के जो सोर्सेस है, जो उनके ऑलरेडी बीजेपी पूरा अंदर जो है ग्राउंड प्रिपेयर करके रखी। अगर नीतीश कुमार कोई भी सूरत हाल में नाराज़ होके जीतने की सूरत हाल में उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए तो भी नाराज़ हो जाएंगे, अगर हार गए तो भी नाराज़ होने की सूरत में ऐसा कुछ माहौल पैदा हो गया तो डेफिनेटली पूरे के पूरे 12 एमपीस नहीं गए जैसा, उसमें से थोड़े लोगों को ऑलरेडी चारा डाल के रखी है, तो वो उसमें भी जेडीयू में भी फूट होने की, यानी जेडीयू बिहार में तो पार्टियां हमेशा वो डाइल्यूट होके 1-2 टुकड़े होते रहते, वैसा ही अब जेडीयू को भी जो है ये करने के लिए डिस्टर्ब करके 5-6 एमपीज़ को लेके आने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करी बोल के, दिस इज़ द सिचुएशन। तो बहरहाल पूरा देखा गया तो बिहार का इलेक्शन जो है दिन ब दिन एक सस्पेंस पैदा करते जा रहा, इंटरेस्टिंग माहौल है। तो 14 नवंबर के बाद में, रिजल्ट्स के बाद में इंडिया का पॉलिटिकल सीन किस
तरफ रुख लेंगा, इसके बारे में तो जो है लोगों में भी एक क्यूरियासिटी बनी हुई है। देखेंगे आगे क्या चलता, क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ आए और बेहतरीन इंसाइट्स दिए बिहार इलेक्शन को लेके। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। फिर कोई इंटरेस्टिंग नई टॉपिक के साथ आपसे होते रहेगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुश रहिए।